हाय गाइस, कुमार क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको फिजिक्स का तीसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा और तीसरा टॉपिक है आपका विद्युत धारा। ये जो है ये टॉपिक सिर्फ 12 बैच के लिए नहीं है, कंपटीशन बैच के लिए भी है। इस वीडियो को कंपटीशन वाले भी देखेंगे और 12 बैच वाले भी देखेंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए ही बहुत जरूरी टॉपिक है। अब शुरू करते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का पहला सवाल उठता है, विद्युत धारा कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाएंगे। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और समझिएगा। एक बाइक चलाने वाला है जो अभी चलाता नहीं है, वो सीखने वाला है, और एक सिखाने वाला भी है बाइक को, यानी कि दो हो गए। एक बाइक जो है सीखना चाहता है और एक सिखाने वाला है, और एक क्या है, बाइक है। अब आप किसी को बाइक सिखाना चाहते हैं तो बाइक पहले किस अवस्था में रखिएगा, स्थिर अवस्था में। बाइक को किस अवस्था में रखिएगा आप, स्थिर अवस्था में। उसके बारे में आप उसको बताइएगा कि बाइक का ब्रेक कहाँ है, आगे वाला ब्रेक, पीछे वाला ब्रेक, लाइट कहाँ, लाइट का स्विच जो है वो कहाँ है, आपका हॉर्न कहाँ पर है, ये बताइएगा। उसके बाद आप उसको चलाने के लिए सिखाइएगा। अब आप डायरेक्ट उसको बाइक में बैठा करके सिखाइएगा नहीं कि ब्रेक यहाँ है। मालूम चला कि वो जब पैर आ रहा है सामने, आप बता रहे हैं उसको कि ब्रेक यहाँ पर, अब नीचे ढूंढने लगा, मार देगा टक्कर, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बाइक चलाते समय सिखा नहीं सकते। यानी बाइक को पहले स्थिर रखना होगा और फिर उसको बताना होगा कि कौन सा चीज फंक्शन जो कहाँ पर है। इसके बाद हम क्या करते हैं उसको कि एक्सीलरेटर जो है उसको हम फिक्स कर देते हैं। फिक्स मतलब कि अगर 30 की स्पीड से जाएगा तो 30 से ही जाएगा, 40 की स्पीड से जाएगा बाइक तो 40 की स्पीड से ही जाएगा। हम उसको एक्सीलरेटर क्या रखे हैं, फिक्स रखे हैं। उसको सिर्फ इतना करना है कि हैंडल को कंट्रोल करना है। हैंडल क्या करना है, कंट्रोल करना है। पहले में बाइक को स्थिर रखा, दूसरे में हमने एक्सीलरेटर को फिक्स रखा और कहा कि भाई साहब चलाइए क्या, हैंडल कंट्रोल करिए। जब वो हैंडल भी कंट्रोल करने लगेगा फिर हम कहेंगे कि एक्सीलरेटर भी तुम अपने मर्जी से अप डाउन कर सकते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी, समय के अनुसार अपना बदल सकते हैं एक्सीलरेटर। यानी एक्सीलरेटर चेंज करने का मतलब है आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यानी 3 अवस्था आपने देखा। पहला अवस्था में बाइक क्या था, स्थिर अवस्था में था। दूसरे कंडीशन में क्या था, वो एक्सीलरेटर नहीं ले रहा था, मतलब नियत वेग था। और तीसरा कंडीशन में क्या था, एक्सीलरेटर ले रहा था, मतलब वेग क्या हो रहा था, बदल रहा था समय के साथ। यानी कि अगर हम बाइक को अगर आवेश मान ले, बाइक को क्या मानना है आपको, आवेश मान लिया, तो पहले कंडीशन में क्या है जी, बाइक स्थिर कंडीशन में है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि आवेश किस कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है। दूसरे कंडीशन में हमने कहा कि भाई साहब आवेश जो है वो स्थिर अवस्था में नहीं है, गति है, लेकिन गति तो है तो किस कंडीशन के साथ है, नियत के साथ है। यानी एक्सीलरेटर नहीं लेना है। नियत का मतलब होता है वेग बदलना समय के साथ नहीं चाहिए। यानी 20 से जा तो 20 से, 30 से जा रहा है तो 30 से। एक हमने कहा कि आवेश जो है अब बदल सकता है, क्योंकि बाइक का तीसरा कंडीशन आपने देखा था, एक्सीलरेटर ले लेने मतलब गति जो है वो नियत नहीं है, नियत नहीं है। 3 टाइप से आपने देखा। तो पहला का नाम आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब था स्थिर वैद्युत। यानी कि आपने देखा होगा स्थिर वैद्युत में कि आवेश स्थिर रहा होगा। यानी कि आपने जब पढ़ रहे थे तो उस समय आवेश क्या था, स्थिर कंडीशन में था। और स्थिर वैद्युत में आपको 2 चैप्टर में पढ़ाया गया था, स्थिर वैद्युत क्षेत्र और आपका स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पहला टॉपिक था। दूसरा जो टॉपिक था आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये 2 टॉपिक था आपका। किसमें, स्थिर वैद्युत में। ये पद्धति, इसके बाद जो कंडीशन दूसरा है नियत से अगर गति कर रहा है, यानी गति क्या है, नियत है, तब एक टॉपिक बना जिसको कहा गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बना कब, जब आवेश गति कर रहा है तब। लेकिन गति भी कैसा है, टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए, यानी कि नियत गति होना चाहिए आपका। और तीसरा कहा गया कि गति नियत नहीं होगा तब
तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना है। और इसका हिंदी होता है विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, जो कि अगला टॉपिक है। इसके बाद ये टॉपिक आएगा। आप समझ गए होंगे कि बाइक पहले स्थिर कंडीशन में था तो हमने नाम का दिया था बाइक को, इंग्लिश हमने बाइक को डिनोट किया आवेश से, यानी बाइक का नाम ही का रख दिया आवेश। तो आवेश किस कंडीशन में है? स्थिर कंडीशन में। नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत में हमने दो टॉपिक पढ़ा। पहला टॉपिक था स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र था। दूसरा टॉपिक था आपका इसी में आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके बाद आया कि वेग जो है नियत है, यानी कि एक्सीलरेटर नहीं ले रहा था तब कंडीशन, तो कहा गया इसमें कि आपका जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आएगा। और तीसरा टॉपिक क्या था? जब गति तो करेगा लेकिन एक्सीलरेटर के साथ नहीं, टाइम के साथ गति बदलेगा, तो कहा गया तीसरा टॉपिक आएगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो इसके बाद पढ़ना है आपको। यानी आप समझ गए होंगे कि विद्युत धारा कॉन्सेप्ट तभी आता है जब आवेश नियत वेग से गति करता है। यानी इस तरह से आपने टॉपिक को समझ गए होंगे कि विद्युत धारा कॉन्सेप्ट कब आएगा। अब है कि विद्युत धारा का डिफिनीशन कैसे देंगे। तो चलिए डिफिनीशन से शुरू करते हैं कि डिफिनीशन कैसे देंगे। डिफिनीशन देने से पहले एक चीज ध्यान रखिए कि फॉर्मूला अगर याद है तो आप जो है डिफिनीशन अपने से लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? I बराबर Q/T। हमको कहा गया डिफिनीशन लिखिए, फॉर्मूला याद है आराम से लिख देंगे। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत आवेश, ये आवेश है तो आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। कोई कह रहा हो कि ऐसे कैसे? दर का मतलब ध्यान दीजिएगा, दर मतलब टाइम को डिनोट किया जाता है। किसको? टाइम को। कहीं भी अगर बट्टा में समय हो तो आप दर का यूज कर सकते हैं, दर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आवेश की प्रवाह की दर। कोई कह रहा है कि दूसरा अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तब आराम से लिख सकते हैं। एकांक समय, इसको हम कहते हैं इकाई समय भी लिख सकते हैं आप, इकाई समय भी लिख सकते हैं और एकांक समय का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी इकाई समय में आवेश की प्रवाह क्या कहलाएगा? विद्युत धारा। एकांक समय में आवेश की प्रवाह क्या आएगा? विद्युत धारा। तीन हमने बता दिया आपको। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। इकाई समय में आवेश की प्रवाह क्या कहेंगे हम? विद्युत धारा। या फिर एकांक समय में आवेश की प्रवाह क्या कहेंगे? विद्युत धारा। यानी आपको रटने की जरूरत नहीं, हम यही चीज सिखाना चाह रहे हैं। इसमें रटिएगा भूल जाइएगा, लेकिन समझा हुआ रहेगा तो कभी भी आपको याद रहेगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि विद्युत धारा जो है ये सदिश है कि अदिश है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। पहले एक और देख ले फॉर्मूला, इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है Q बराबर NE/T। अब ये कहाँ से आ गया Q बराबर NE? तो ध्यान रखिए, जब हम पहला चैप्टर आपको पढ़ाए होंगे तो एक पढ़ाए थे आवेश का गुण, और आवेश के गुण में एक गुण ये भी था क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण यानी आवेश का क्वांटमीकरण। इसमें बताया गया होगा कि आवेश कभी फ्रैक्शन नहीं होता, दशमलव में नहीं आता, कभी पूर्णांक में आता है, यानी 1 2 3 में आएगा। तो आपने पढ़ा होगा, वहां पर बताया गया होगा Q बराबर NE। अगर आवेश निकाल दिया तो साइन क्या आता है? प्लस का। ग्रहण करेगा तो साइन क्या आता है? माइनस का। यानी आपने पढ़ा होगा Q बराबर प्लस माइनस NE, तो हमने Q बराबर NE का यूज कर दिया। यहाँ से सवाल बहुत बनता है, ध्यान से, ऑब्जेक्टिव भी बनता है, और ऑब्जेक्टिव हम बाद में चर्चा करेंगे इस पर कैसे कैसे सवाल बनेगा। फिलहाल हम अभी थ्योरी पूरा कंप्लीट करा लेंगे उसके बाद। तो I बराबर Q/T, और Q किसे बदल दिया? NE पर, तो NE बटा क्या? T। E का मान भी आपको बताया गया। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया गया होगा, और आपका E बताया गया होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। E का मान भी आपका है, तो आपको यहाँ पर समझ दे देगा। आप इलेक्ट्रॉन नंबर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, तो आराम से निकाल सकते हैं। अब आते हैं इस पर कि विद्युत धारा का थोड़ा सा देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिएगा, डायग्राम देख लीजिएगा। इसमें जो है आपका, जब हम बैटरी से किसी चालक को जोड़ते हैं, क्या है? चालक है, कंडक्टर।
जब इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें जो है आपका करंट जो सप्लाई होगा ये प्लस से माइनस की तरफ होगा। प्लस वाले को उच्च विभव और माइनस वाले को निम्न विभव कहा जाता है। ध्यान से, बैटरी का एक प्लस होता है, एक पर क्या होता है माइनस। प्लस वाले को उच्च विभव यानी हाई पोटेंशियल, माइनस वाले का बोलता है निम्न विभव यानी कि लोअर पोटेंशियल। अब क्या है, करंट का डायरेक्शन कैसा किधर से किधर होगा, तो प्लस से किधर होगा माइनस की तरफ, ऐसे भी दे सकते हैं। दूसरा लिखने का दिशा चाहते हैं अगर दूसरे लैंग्वेज में तो एक और लिख सकते हैं, उच्च विभव से किधर निम्न विभव की तरफ, दूसरा हो गया। तीसरा लिखना चाहते हैं तो तीसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये ज़्यादा ही पूछा जाता है कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, तो किधर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब कोई कहेगा कि रटना पड़ेगा यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, रटना नहीं है, इसको भी हम एग्जाम्पल के तहत समझा दे रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। जैसे एक नाली में अगर गेंद फंस गया, खेलते समय अगर नाली में गेंद फंस गया तो निकलेगा तो ऐसे नहीं, लड़का क्या करेगा, लाठी लेकर के आएगा, गेंद पर क्या करेगा, धक्का मारेगा। अगर ये आपका जो है ये गेंद है और यहाँ फंस गया तो निकलेगा कैसे, तो इधर से हमने धक्का मारा, धक्का मान लीजिए विद्युत क्षेत्र कर दिया, बल लगाया यानी विद्युत क्षेत्र। अब बल लगाइएगा तो गेंद किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो दिमाग में साफ साफ क्लियर हो गया होगा कि इधर जाएगा, यानी बल किधर लगाया इधर, तो ये किधर गया इधर, यानी दिशा दोनों का दिशा क्या है, सेम है कि नहीं है, यानी दोनों का दिशा सेम है। मतलब समझ गए, यो हो जो धारा की दिशा होगा वो किधर से किधर होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, यानी उच्च विभव से किधर निम्न विभव की दिशा में होगा। यानी एक चीज केवल आपको एग्जाम्पल ध्यान में रहेगा तो पता चल जाएगा। क्या किए, नाली में गेंद फंस गया, निकालना है, धक्का मारिए, जिधर धक्का मारेगा उधर गेंद आने वाला नहीं है, उसके ठीक आगे जाएगा, यानी कि लाठी जिस दिशा में मारिएगा उसी दिशा में गेंद जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और बल ये जो था आपका विद्युत धारा की दिशा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक चीज क्लियर हो गया होगा। यानी कि अब कहा जाए कि दिशा कैसे बता सकते हैं, आराम से सिंपल, उच्च से किधर जाएगा, निम्न की तरफ, यानी प्लस से निकलेगा माइनस में इन होगा, यानी उच्च विभव से किधर निम्न विभव की तरफ। और नहीं तो कह सकते हैं कि आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और इलेक्ट्रॉन का दिशा देखिए उल्टा है, यानी कि कहा जाए तो एक दिशा, और ये भी कह सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन, एक ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में किसका दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है। अब है देख लीजिएगा, एक हमने अब फार्मूला लिखा था, जैसे I बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्या लिखे थे, क्यू बाई टी। अगर कहा जाए एवरेज, हमको नहीं पता, जैसे कि मांग लिया जाए आपसे कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच विद्युत धारा का मान बताइए, तब फार्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ध्यान से कब लगाएंगे, औसत की बात करेगा, मतलब दे देगा टाइम इंटरवल देगा आपको 3 सेकंड से 7 सेकंड के बीच, 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच, तब आप जो लगाएगा फार्मूला। अगर औसत निकालना हो तो क्या निकालेंगे हम, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एक और है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का अगर लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस यहाँ पर देखिएगा, अगर कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस विद्युत धारा यानी कि ताक्षणिक विद्युत धारा, तो डी क्यू बाई डी टी। ताक्षणिक विद्युत धारा का मतलब समझिएगा, केवल ये नहीं ताक्षणिक विद्युत धारा फॉर्मूला रटना शुरू कर दिया, औसत धारा कर दिया रटना शुरू है, नहीं, कब कौन अप्लाई होगा अगर समझे रहेंगे तभी अप्लाई कर पाइएगा आप। क्या कहें हम, अगर औसत विद्युत धारा निकालना है तो कहेंगे टाइम इंटरवल देगा आपको 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच, 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच, 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच, तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, औसत धारा का। कहेगा आप ताक्षणिक समझिए, अगर कह दिया कि नहीं जी 5वें सेकंड में हमको चाहिए विद्युत धारा, क्या होगा, कहेगा 12वें सेकंड में विद्युत धारा का मान क्या होगा, तब कौन लगाएंगे, आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी। कब, जब पर्टिकुलर टाइम पर मांगेगा तब। समझिएगा बात को, कब मांग रहा है आपसे, एक टाइम इंटरवल देके मांग रहा है या फिर दम पर्टिकुलर टाइम उसी टाइम पर चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे 12 बजे आप कहाँ थे, तब क्या बोल दीजिएगा, ओह समझ गए ताक्षणिक की बात कर रहे हैं। कहेगा नहीं दिन में कहाँ थे, या कहा जाए आपसे 12 से 2 बजे के बीच कहाँ थे, समझ गए औसत की बात कर रहे हैं।
समझिएगा औसत कब होता है और ताक्षणिक कब होता है। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब कहते हैं हम राशि की भौतिक राशि है, भौतिक राशि में अदिश राशि है कि सदिश राशि है। कहा गया कि अदिश राशि है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें दिशा भी है। विधारा में क्या है, दिशा है, किधर से किधर जाएगा। और आपको जो था इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, फिर भी अदिश राशि कैसे, तो इसको हम समझा रहे हैं, समझिएगा। पहले ये समझ ले अदिश राशि क्या है और सदिश राशि क्या है, पहले ये समझ ले, उसके बाद ऐसे 11th में आप पढ़े होंगे, फिर भी हम समझा रहे हैं, समझिएगा। अदिश राशि का मतलब होता है केवल परिमाण की बात करेंगे, दिशा की बात नहीं करेंगे हम। और सदिश राशि होगा तो दिशा की भी बात होगी, परिमाण की भी बात होगी। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। अगर आप इस दोस्त से पूछ लिए कि आपका जो घर है मेरे घर से कितना किलोमीटर है, आपका जो घर है मेरे घर से कितना किलोमीटर है, अगर उसने बता दिया तुम्हारे घर से मेरा घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, सिर्फ क्या दिया, परिमाण दिया। क्या उसने दिशा का कहीं बताया, नहीं बताया। आपने पूछा भी नहीं, हो सकता है आपको जानकारी हो किस दिशा में इसका घर है। यानी उसने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है, किलोमीटर, यानी परिमाण बता दिया आपको। अब परिमाण बता दिया, किस में जाएगा जी, अदिश राशि में। तो अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात है। अब कहा सदिश राशि, तो आपने पूछा हमारे घर से तुम्हारे घर का जो डिस्टेंस है वो कितना है और किस दिशा में, क्योंकि आपको दिशा भी पता नहीं है कि पूरब में भी है, हो सकता है पश्चिम में भी हो सकता है, उत्तर में भी हो सकता है और दक्षिण में भी हो सकता है, क्योंकि आपको दिशा का ज्ञान नहीं है। और दिशा का ज्ञान नहीं है और दिशा जानना चाहते हैं, दोनों अपने, उसने कहा पूरब के साइड जाना और वहां से जाना 5 किलोमीटर, मतलब समझ गए दिशा भी है परिमाण भी है, किसमें जाएगा, सदिश राशि में जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है। हमने क्या कहा है, विधारा कैसा है, अदिश राशि है। देखिए आप इसमें दिशा भी है परिमाण भी है, फिर कैसे हो गया। तो सदिश राशि और अदिश राशि में 3 गुण हैं, परिमाण, सदिश राशि, ध्यान से, दिशा तो होगा परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा परिमाण भी होगा, और सदिश के योग के नियम का पालन भी करेगा, का पालन। यानी कि समझिए 3 कंडीशन अब है, दिशा भी होना चाहिए परिमाण भी होना चाहिए, सदिश के योग का नियम का पालन भी करना चाहिए। लेकिन विद्युत धारा सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है। अब सवाल दिमाग में आ रहा होगा, ये है क्या चीज, ये जो टॉपिक आपने लिखा ये है क्या, सदिश के योग का नियम। समझ में नहीं आता होगा कितना आदमी को, तो भी समझा रहे, समझिएगा। अगर कोई वस्तु है, अगर आप इधर से बल लगा दिए 10 न्यूटन का, इधर से एक लगा दिए 10 न्यूटन का, तो ये इस डायरेक्शन में है तो आपको पता है इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स डैश होता है, यानी इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस। ये इस दिशा में लगा तो +10, ये इस दिशा में लगा तो -10। दोनों का है नेट बल कितना, क्या हो जाएगा, नेट बल की बात करें अगर हम, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा जी, आपका 0 के बराबर हो गया। यानी एक इधर जा रहा था और एक उल्टा जा रहा था, अब मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर, क्या हो गया 0। इसी को बोलते हैं सदिश का नियम, दिशा के साथ जोड़ना या घटाना। अब है सदिश के साथ जोड़ना, अब है विद्युत धारा, क्या ये नियम पालन करता है, सोचिएगा, हम दिखा रहे हैं। जैसे एक वायर हम यहां से 10 एम्पियर भेज दिए, एक इधर गया जिसका 5 एम्पियर, इधर गया इसका भी 5 एम्पियर। तो आपके अनुसार इधर जो बल्ब लगा है और यहाँ जो बल्ब लगा नहीं जलना चाहिए, क्योंकि इधर का 5 एम्पियर इधर का 5 एम्पियर, तो दोनों का क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देना चाहिए। यानी हम दिए 10 एम्पियर लेकिन ये भी बल्ब नहीं जला, ये भी बल्ब नहीं जला। क्या ऐसा होता है भाई साहब, ऐसा नहीं होता, ये बल्ब भी जलेगा और ये बल्ब भी जलेगा। यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन वाले को कैंसिल आउट नहीं करता है, अर्थात सदिश के योग के नियम का पालन
नहीं करता है, और इसलिए ये कौन सी राशि में जाएगा? अदिश राशि में जाएगा। आप समझ गए होंगे, यानी कि ये सदिश के नियम का योग का पालन नहीं करता है। तो इस तरह से आपका जो था ये क्या हो गया? बिंदुधारा कौन सी राशि में चला गया? अदिश राशि में चला गया। अब है इसके बाद कि अदिश राशि तो हो गया। अब का यह मात्रक क्या होगा? मात्रक, तो मात्रक पर कितना लगा? तुरंत बैठ जाएगा फॉर्मूला पर और कहेगा आई कूलाम पर सेकेंड, यानी कि ऐसे डाल देगा। ये भी सही है, ये भी सही है कूलाम पर सेकेंड विद्युत धारा का। लेकिन सोचिए आप कि विद्युत धारा 7 मूल मात्रक में आता है। जब हमने पढ़ाया होगा 11th में आपको यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक और विमा, तो कहा होगा 7 को में मैच नहीं करेगा तभी आपको निकालना है। अगर है तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका 7 को में है और इसका मात्रक क्या होता है जी? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और ऐसे भी लिख के दे दे तो ये भी सही है, यानी एम्पियर को ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये था आपका मात्रक का, तो क्या हो जाएगा? एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड या कूलाम सेकेंड इनवर्स। अब आपका जो है इस तरह से मात्रक हो गया, बीमा भी हो गया। आप अब देखिएगा इसमें कि एम्पियर को अगर कहा है डिफाइन करने के लिए, एम्पियर का करना है डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर कब का को डिफाइन करिए या किसे कहते हैं, आपसे सवाल किया जाएगा। तो 1 एम्पियर बहुत सिंपल है। फार्मूला क्या था जी? I बराबर Q/T। आवेश को मान लीजिए 1 कूलम, टाइम को मान लीजिए 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होगा, उसे क्या कहा जाएगा? 1 एम्पियर कहा जाएगा। यानी कि चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? 1 एम्पियर कहा जाएगा। बहुत सिंपल है, केवल आप रटने पर बैठ गए, भूलना दम तय है। भूलने का बीमारी अगर छुड़ाना है अगर आपको, तो यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन रखना होगा। हमने क्या कहा? फार्मूला तो पता था, I बराबर Q/T। हमने क्या कहा? सबको 1 ले लेना है, यानी कुल आवेश है, आवेश का मतलब क्या है? कूलम, यानी 1 कूलम। टाइम क्या होता है? समय, यानी कि जो है समय कितना लेना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आवेश कितना प्रवाह होना चाहिए? 1 कूलम का, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है, इसे क्या कहा जाएगा? 1 एम्पियर कहा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अब, तो अब है आपका विद्युत वाहक, सॉरी है आपका धारावाहक। धारावाहक, धारावाहक का समझिएगा ये क्या है। तो अब देखिएगा टॉपिक है धारावाहक। धारावाहक क्या होता है उसको समझिएगा। वैसे आवेश कण जो ठोस, द्रव या गैसों में विद्युत धारा के प्रवाह करते हैं, क्या कहलाएंगे? धारावाहक कहलाएंगे आपका। यानी ठोस, द्रव या गैस में जो आवेश कण अगर आवेश को प्रवाह करेगा, उसको क्या कहा जाएगा? आपको धारावाहक कहा जाएगा। अब आपका है कि अगर कहा जाए चालक में धारावाहक कौन है? चालक में, तो चालक में ध्यान दीजिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। मुक्त इलेक्ट्रॉन सबके पास में है, प्लास्टिक के पास में भी है, लेकिन मुक्त नहीं होता, इसलिए उसे धारा प्रवाहित नहीं होता। चालक में कहा जाए धारा प्रवाहित होता, तो रीजन क्या है? तो रीजन क्या है इसका? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई कहेगा अगर अर्धचालक, अर्धचालक में आपका अगर करंट सप्लाई हो रहा है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? इसमें आता है आपका होल और कौन सा? इलेक्ट्रॉन। अब होल क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये आपको हम जब अर्धचालक पढ़ाएंगे तो उस समय हम बताएंगे। फिलहाल आप समझ करके रट करके रखिएगा। जब हम अर्धचालक पढ़ाएंगे तो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद पर खुद बता दीजिएगा, क्योंकि अर्धचालक में आपको पूरा तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपसे कहा कि विलयन में, किसमें? विलयन अर्थात द्रव हो गया, इसमें क्या होगा? तो अगर इसमें हो जाएगा आपका आयन, मुक्त आयन। मुक्त आयन। अब ये विलयन क्या है समझिएगा। अगर कोई
चाह रहा है कि हम नमक में धारा प्रवाहित करें, तो नमक में धारा प्रवाहित नहीं होने वाला। कब? जब ठोस अवस्था में साल्ट है तब। तो इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। इस पर कोई मुक्त आयन नहीं है, इसके पास जो है फ्री आयन नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। और जब फ्लो नहीं करेगा तो इससे करंट सप्लाई होने वाला नहीं है। लेकिन यही अगर गलित अवस्था में है, किस अवस्था में है? गलित अवस्था में अगर साल्ट यानी कि आपका जो नमक है, जब गलित आयन पानी में घुला दिए इसको, तो ये टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, यानी आयन अब किस फॉर्म में आ गया? फ्री हो गया। यानी अब ये मूव कर सकता है। जब मूव करेगा तो करंट क्या होगा? सप्लाई होगा। अर्थात आपने देखा कि विलयन में कौन धारावाह का काम करता है? विलयन। ये आपका मुक्त आयन। अगर अर्धचालक रहेगा तो होल और इलेक्ट्रॉन, अगर चालक रहेगा तब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, तो करंट सप्लाई होगा, करंट सप्लाई नहीं होगा। तो ये था धारावाह।